हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और हम शुरू कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हमने क्या सीखा था, बेस्ट कंपनीज़ को पिक करना, चूज़ करना, सेलेक्ट करना। जो कंपनीज़ हमें लगती है ग्रो करेगी उनको कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं, उस पर एनालाइज करते हैं। जो इंपॉर्टेंट फिगर्स होती है, डेट कैसा क्या चीज़ होती है, इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी थी हमारे पुराने लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो फंडामेंटल एनालिसिस के लेक्चर्स को देख सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म किसी कंपनी के अंदर स्टे करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म के लिए मैं किसी कंपनी के अंदर रुका रहूं और उससे अर्न करूं, तो फंडामेंटल्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पुराने लेक्चर्स के अंदर आपने सीखा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो अब हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है टेक्निकल एनालिसिस। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस क्या करते हैं हम। बेसिकली बताऊं तो टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स को रीड करने को ही बोलते हैं, राइट। चार्ट्स के जो पैटर्न्स होते हैं, कैंडल्स के पैटर्न्स होते हैं, हम देखेंगे कैंडल्स ही जरूरी नहीं, लाइन चार्ट्स भी हो सकते हैं, बार चार्ट्स भी हो सकते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स देखेंगे, उनको स्टडी करना हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे कि कैसे हम स्टडी करते हैं। चार्ट्स को देख के हम कैसे एनालाइज करते हैं कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। ये बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है उन ट्रेडर्स के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में आते हैं, इंटरडे कर रहे हैं, मॉर्निंग के अंदर बाइंग कर रहे हैं, इवनिंग में सेलिंग कर रहे हैं। तो कब किस पॉइंट पे आपको सेल करना है, किस पॉइंट पे बाय करना है, ये सब आपको बताता है टेक्निकल एनालिसिस। तो ये लेक्चर आज से हमारा टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। सभी के मन में आता है ख्याल कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, आखिर टेक्निकल एनालिसिस से क्या कर सकते हैं। फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे, नहीं क्लियर हुए हैं तो मेरे पूरी प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार रिवाइंड करके देख लीजिए। ये वीडियोस रिकॉर्डेड मैंने आप ही लोगों के लिए डाले हैं ताकि आपको रिवीजन करने का मौका मिल सके, तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिल सके। टेक्निकल एनालिसिस इज ए रिसर्च टेक्निक to identify trading opportunities in market based on the actions of market participants. तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, रिसर्च होता है। क्या होता है, रिसर्च होता है। ये आप रिसर्च करेंगे इसके अंदर, रिसर्च टेक्निक है ये। टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बताता है कि किस टाइम पे, किस मोमेंट पे हमें ट्रेडिंग करनी है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें कैसे पता चलेगी, टेक्निकल एनालिसिस से पता चलेगी। बेस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे पैसे वाले भी और बहुत बड़े पैसे वाले भी। ये सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग करते हैं और इन छोटे छोटे एक्शन से मार्केट ऊपर और नीचे चला जाता है। तो हम इनकी साइकोलॉजी को समझेंगे कि इनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। द एक्शंस ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय मींस ऑफ स्टॉक चार्ट, यानी चार्ट के बेसिस पे जो एक्शंस होते हैं इसको हम स्टडी कर पाते हैं। हमें पता लग जाता है कि ये साइकोलॉजी चल रही है, इस चार्ट ने ये कैंडल बनाई है तो इसके बेसिस पे अब ये होने वाला है। ऐसा नहीं होता मार्केट में, जब मार्केट गिर रहा है तो आप एवरेजिंग कर लो, बाइंग कर लो। बहुत लोग करते हैं ऐसा, बाइंग करते रहते हैं, उसको एवरेजिंग करते रहते हैं, फाइनली वो स्टॉक डूब जाता है और आपका पैसा खत्म हो जाता है। तो मार्केट को समझना, मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक के जो चार्ट्स होते हैं उनके बेस पे हमें ये सारा डेटा पता लग जाता है। मतलब मेजॉरिटी क्या सोच रही है, एक या दो जनों की बात नहीं कर रहा मैं, मेजॉरिटी क्या सोचती है, आप और मैं क्या सोच रहे हैं।
पहले तो ये नोट्स में अपने लिख लीजिए कि मैं मार्केट में क्या सोच रहा हूँ, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता। मैं मार्केट के अंदर मेरा क्या व्यू है, मैंने आपको बताया कि आज मैं इन्फोसिस के साथ ट्रेड करूँगा, ठीक है। अब मैं बाइंग करूँगा या सेल करूँगा, ये मेरे ही मन में मैं ही जानता हूँ, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता। तो टेक्निकल एनालिसिस पर्टिकुलर पर्सन का नहीं बताता, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं बताता, ये एज ए मार्केट होल बताता है कि पूरा मार्केट क्या सोचता है, यानी कि पूरा मार्केट, जो रिटेलर्स, जो पब्लिक है, वो क्या सोचती है इस मार्केट के बारे में। तो ये एनालिसिस सबकी साइकोलॉजी बताता है, इंडिविजुअल पर्सन की, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की, इंडिविजुअल ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी नहीं बताता। और कई ऐसे हम स्टॉक्स को, जैसे हमने फंडामेंटल में सीख लिया था, कुछ स्टॉक्स होते हैं बहुत जल्दी इजी मैनिपुलेटेड हो जाते हैं, हमने उनकी छटनी कर ली थी, हमने उनका अलग निकाल लिया था कि ये स्टॉक्स में हमें ट्रेड नहीं करना। तो सेम वे हम यहाँ पे भी स्टॉक्स की कैंडल्स देख के काफ़ी स्टॉक्स जो वहाँ पे निकल के आ गए थे, हमें सेलेक्ट कर लिए थे, लेकिन वो फिर भी ऑपरेटर्स उन पर ट्रेड करते हैं, उनको हम यहाँ पे टेक्निकल्स को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि ये इसका बर्ताव ठीक नहीं है, ये वाला स्टॉक अच्छा नहीं है, इसके अंदर भी घुसना सही नहीं है। अभी इसने ऑपरेटर्स ने कॉल छोड़ रखी है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसका हम पूरा लेक्चर आएगा अपना, वो हम सीखेंगे इसमें ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे उनके एक्शंस होते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि रिटेलर्स क्या होते हैं। रिटेलर्स आप और मेरे जैसे होते हैं। तो पब्लिक एज ए होल क्या सोचती है, मैं क्या सोचता हूँ, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता, इसे मैं ही जानता हूँ। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का पहला फंडा है, पहला रूल है, उसको लिख भी सकते हैं आप अपनी कॉपीज़ में कि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट का व्यू बताती है, पब्लिक का व्यू बताती है, इंडिविजुअल का व्यू नहीं बताती, किसी ऑर्गेनाइजेशन का व्यू क्या है ये कोई भी नहीं बता सकता, राइट। Over time, patterns are formed within these chart and each pattern conveys a certain message. यानी कि समय के साथ में एक पैटर्न्स बनते हैं। हम सीखेंगे पैटर्न्स कैसे बनते हैं, किनको मैं पैटर्न बोल रहा हूँ। तो समय के साथ में ये पैटर्न्स बनते हैं और इन पैटर्न्स को ही रीड करने को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। हम इसको रीड करना सीखेंगे कि अभी इससे क्या समझ में आ रहा है हमारे को। ये जो ट्रेड, ये कैंडल बनी है, ये जो सिग्नल दिया है मार्केट में, आज डे क्लोजिंग में जो सिग्नल दिया, मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा, इससे हमें सबको जिज्ञासा होती है कि कल क्या होने वाला है, कल मैं कहाँ ट्रेड करूँ, ऐसा क्या करूँ कि कल मुझे मुनाफा हो जाए। तो वो सब टेक्निक्स जो होती है वो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कवर होती है। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, बहुत फेमस कोट है। जब भी टेक्निकल एनालिसिस का जिक्र होता है तो इस कोट का यूज़ किया जाता है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, यानी जो पास्ट होता है, हिस्ट्री होती है, भूत होता है, वो अपने आप को रिपीट करता है। ये कोट बहुत ही रिलीवेंस है इस कोट का। द बिग अजम्पशन, ये अजम्पशन है, वो सटीक रूल नहीं है, कल्पना है खाली, ऐसा माना जाता है। टेक्निकल एनालिसिस आपको सटीक नहीं बताएगा, ये भी ध्यान रख लीजिए। लिख लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस से हमें कोई गारंटी नहीं मिलती, या मैं बोल रहा हूँ कि आज इस शेयर को बाय कर लो तो मैं कोई खुदा नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो मैं आपको बता सकूँ कि आज इस ट्रेड को ले लीजिए और इसके अंदर मुनाफा हो जाएगा। हो जाता है तो ये तुक्का था, एक सिर्फ मात्र एक तुक्का था। ये एज ए मार्केट, होल मार्केट क्या सोचता है, टेक्निकल एनालिसिस ये बता सकता है। और आप जितने अच्छे एनालिस्ट बनेंगे, जितनी इसमें प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही सटीक रिजल्ट ला सकते हैं। 70%, 80% सटीक ला सकते हैं। 100% की गारंटी दुनिया में कोई नहीं देता। इतना बड़ा एनालिस्ट कोई नहीं हुआ, चाहे मार्केट के अंदर कितने ही रिच पीपल आए हों, किसी ने कितनी ही वेल्थ क्रिएट करी हो, लेकिन सटीक रिजल्ट आपको मार्केट में कोई भी नहीं देगा, किसी को भी नहीं पता। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। We rely on the fact that the history tends to repeat itself. This probably is one of the most important assumption in technical analysis. हम इसी फैक्ट के ऊपर भरोसे रखते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी। हिस्ट्री रिपीट क्यों करती है, यहाँ पे सवाल सबसे पहले उठता है।
कि ऐसा क्या है हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है जो हम इस टेक्निकल्स को पढ़ने लग गए। देखिए आज का दौर मानूं या आज से 10 साल पहले मानूं, पब्लिक वही थी, सेंटिमेंट्स उस टाइम पे लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, समझिए कि आज यहाँ पे सामने मेरे आग लग गई और मैंने रिएक्ट ऐसे किया, ठीक है, तो ये मेरा एक एक्शन था कि जब भी आग लगी मैंने उस पर, या गर्म लगा मुझे तो मैंने ऐसे किया, तो ये मेरा हिस्ट्री हो गई, पास्ट मैंने ऐसे करता हूँ। तो सेम वे सामने वाले ने भी ऐसे ही किया था, तो पुराने टाइम में 10 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, आज भी ऐसा ही हुआ है और आगे भी ऐसा ही होएगा। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी तो सेम ही रहती है, इंसान बदल तो नहीं गया 20 साल में, तो उसका दिमाग की सोचने की क्षमता जैसे सोचता है वो मार्केट को, वो तो काफ़ी हद तक सेम ही रही है। टेक्नोलॉजी के साथ में चीज़ें बदल गई है, लेकिन एज ए मार्केट के बारे में बात करें तो सोचने की क्षमता सेम रहती है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस साइकोलॉजी बताता है आदमी की। तो 10 साल पहले जब मार्केट ऐसे फॉल करने लगा था, लोग उसमें सेलिंग करने लगे थे, तो सेम साइकोलॉजी तब थी, तब भी सेम चार्ट पैटर्न्स बने थे और आज भी इसी को बेस पे सेम बनेंगे, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं बनते। समझिए ये हिस्ट्री को बताता है कि सेम, अगर एक कंपनी की बात करें तो उसमें सेम पैटर्न्स चलते हैं क्योंकि सेम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। तो 10 दिन पहले जो उसका ट्रेंड था, जैसा बर्ताव वो 10 दिन पहले शेयर कर रहा था, आज भी वो वैसा ही करेगा। कुछ अलग नहीं हो जाए, कोई न्यूज़ आ गई, कोई स्पेशल आ गया तो बर्ताव चेंज आ जाएगा। पिछली बार भी जब न्यूज़ आई थी ऐसी, तब उसने कैसा रिएक्ट किया था मार्केट में। तो सेम साइकोलॉजी को रिकॉर्डेड फॉर्म में चार्ट्स में आ जाती है अपने पास। तो हम इनको देख के बता देते हैं कि पिछली बार मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया था और अब की बार मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट क्यों करती है, मार्केट में सेम पैटर्न्स क्यों बनते हैं, क्योंकि जो चीज़ पहले घटित हुई थी वो आज भी सेम वापस से घटित होगी। सेम साइकोलॉजी उस टाइम लोगों की थी, वही साइकोलॉजी आज है हमारी, ठीक है। पैसा लेके तब भी बैठे थे, तब पैसे कमाने वाले तब भी बैठे थे, आज भी पैसे कमाने वाले बैठे हैं, सेम चीज़ है। तो इसीलिए 4 दिन पहले का जो जैसा हुआ था मार्केट में, जैसा रिएक्ट किया था पर्टिकुलर शेयर ने, उसी ने आज भी वैसा ही रिएक्ट करेगा, एग्जैक्ट सेम नहीं करता। इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये ना समझिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद में रेड बनती है, उसके बाद में ग्रीन ही बनेगी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। इसका मतलब ये कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है इसका मतलब ये। इसका मतलब ये है कि मार्केट रिएक्ट वैसा करता है जैसा उसने पहले किया था। इस बार जो मार्केट क्रैश हुआ था 2020 के अंदर, जैसा मार्केट ने इस टाइम रिएक्ट किया है, वैसे ही इसने जब क्रैश हुआ था मार्केट, तब भी सेम रिएक्ट किया था मार्केट ने, ठीक है। तो इन बेसिस के ऊपर हम आगे का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि अब मार्केट कैसे करेगा। जो एनालिस्ट होते हैं, अब आप एनालिस्ट बनने जा रहे हैं क्योंकि आप पूरा कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे, बहुत ही कॉमन वर्ड है, बुल्स एंड बेयर्स। तो क्वेश्चन आता है कि बुल्स कौन होते हैं, बेयर्स कौन होते हैं। फोटो से तो सभी को पता है, ये बुल होते हैं, ये बेयर्स होते हैं, भालू होते हैं और सांड होते हैं बुल्स। तो देखिए बुल्स, ये नाम इसलिए है कि बुल्स की फितरत होती है कि जब भी लड़ाई होती है या सामने वाले कोई दुश्मन आता है तो उसको उछाल के मारता है, ठीक है, उछालता है अपने सींगों से। और बेयर्स होता है, उसके पैरों को, बेयर जो होता है, भालू होता है, वो पैरों पे मारता है, हमला करता है और उसके पैरों को पकड़ के खींच लेता है। किसी आदमी को खाना हो उसे, तो उसके पैरों पे हमला करता है कि वो छलांग नहीं लगाता आदमी की गर्दन पे शेर की तरह, तो वो खींचता है। तो बेयर्स क्या होते हैं, नीचे खींचते हैं मार्केट को, और बुल्स क्या होते हैं, ऊपर खींचते हैं मार्केट को। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ये साइकोलॉजी को बताया है, 2 टाइप के गुट बना दिए। मार्केट में 2 टाइप की साइकोलॉजी होती है, एक बुल्स की साइकोलॉजी, एक बेयर्स की साइकोलॉजी होती है। बुल्स की साइकोलॉजी होती है, ये आप भी बुल हो सकते हैं, आप बेयर भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी सोचा कि मैं इस शेयर को बाय करने जाऊंगा, तो मैं क्या हो गया, मैं एक बुल हूँ उस शेयर के लिए। मैंने सोचा कि आज मैं इन्फोसिस के शेयर को सेल करूंगा अभी या आज, तो मैं उसके लिए बेयर हूँ, मैं उसको नीचे लाने वाला हूँ। मेरे अकेले से वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन एज ए पब्लिक सारी सोच रही है कि इस शेयर को नीचे गिराना है, तो ये सारे बेयर्स हावी हो गए हैं और वो शेयर नीचे आने लग जाएगा। सब सेल करने लगेंगे, यार हटाओ हटाओ हटाओ, सेल करेंगे, उसके प्राइस डाउन होने लगेंगे तो वो बेयर हो जाता है। सेम वे बुल्स एंड बेयर्स मार्केट
पूरे मार्केट की बात करेंगे ये क्या होता है। ये डिफाइन करता है मूड ऑफ द इक्विटी मार्केट, कि मार्केट का मूड कैसा है, मार्केट क्या सोच रहा है इस बार। अभी ये बुल्स एंड बेयर मार्केट ये बताता है कि मार्केट का मूड कैसा है। मार्केट चाहता है कि ऊपर बढ़ना तो ऊपर बढ़ेगा, मार्केट चाहता है कि नहीं यार अनसर्टेनिटी आ रही है, कोविड आ गया या कोई दूसरा क्लैमिटी आ गई या कोई ऐसी बात आ गई जिससे मार्केट अब अनस्टेबल हो गया, अब कंपनीज के लिए घाटा हो जाएगा, तो मार्केट या पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो ये कंपनी अब चलेगी नहीं, उसके लिए उस साइकोलॉजी क्या ही, मूड क्या आया, नहीं भैया नहीं चलेगा, तो सब अपने इस शेयर को बेचेंगे। कंपनी घाटा खा रही है, कंपनी अच्छी नहीं है, बेचो। तो मार्केट कैसा हो गया, बेयर मार्केट हो गया। तो ये मूड बताता है बेयर मार्केट, कि मार्केट के पब्लिक का मूड कैसा है। एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि ये सेंटीमेंट्स हैं, कि मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं, लोग सोचते हैं कि ये शेयर तो बहुत बढ़ेगा, ये कंपनी बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी है। किसी भी कंपनी XYZ रिलायंस को ले लिया मैंने, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस शेयर के लिए, लेकिन मैंने रिलायंस कंपनी ले लिया और मैंने कहा ये शेयर बहुत बढ़ेगा, भागेगा ये शेयर, और तो आपका मूड कैसा हो गया, बुलिश मूड हो गया। आपके बुलिश सेंटिमेंट्स हैं, आप सोच रहे हैं इस कंपनी के लिए, आप ही नहीं सोच रहे, मतलब पब्लिक सोच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स सोच रहे हैं कि ये शेयर अच्छा जाएगा, तो इसका बुलिश सेंटिमेंट्स हो जाते हैं और वो शेयर ऊपर बढ़ने लग जाता है। Bull market and bear market are set to two opposite phases in the market. In a bull market, stock prices continue to rise over a period of time, whereas in bear market, prices continue to decline over a period of time. यानी कि जो बुल मार्केट होता है इसमें प्राइस राइज होता है, जो बेयर मार्केट होता है इसमें प्राइस डिक्लाइन होता है। जो बात मैंने बोली थी वो ही लिखी हुई है कि बुल मार्केट होगा तो प्राइस कंटिन्यू टू राइज, बुल मार्केट आ गया प्राइस बढ़ने लग गई, बेयर मार्केट आ गया प्राइस गिरने लग गई, लोग सेल करेंगे, माइंड में आएगा निकालो निकालो यार ये शेयर अच्छा नहीं है, ये कंपनी अच्छी नहीं है, तो बेयर मार्केट आ गया। देखिए यहाँ पे इस पूरे मार्केट को मैं एक लड़ाई की तरह मानूंगा, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, इसी से ही मैं पूरे मार्केट को आपको सिखाऊंगा कि मार्केट एक लड़ाई है बुल्स एंड बेयर्स के बीच में। यहाँ पे लोग पोजीशंस को लॉन्ग भी करते हैं और शॉर्ट भी करते हैं। लॉन्ग पोजीशंस क्या होती है, किसी शेयर को बाय करना, दैट इज लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, किसी शेयर को सेल कर देना और फिर बाद में डे के एंड में या जब भी उसको वापस बाय कर लेना, उल्टा करते हैं। तो वो लोगों के हाथ में ट्रांसफ़र कर देते हैं जब सेल करते हैं तो, और लास्ट में डे के एंड में वापस ले लेते हैं उस शेयर को। तो ओब्वियसली जब सेलिंग प्रेशर आता है, जब लोग बेचना चाहते हैं चीज़ को, तो उसके दाम सस्ते हो जाते हैं। तो मार्केट इसी टाइप से चलता है, जब बुल मार्केट आएगा तो लोग बाय करते रहते हैं, और जब बेयर मार्केट आएगा तो लोग सेल करते रहेंगे। हाउ टू यूज टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। ये किस लिए यूज होता है टेक्निकल एनालिसिस? टू आइडेंटिफाई शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। यहां पे गौर करने की वाली बात है, पहले मैंने लिखा है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, यानी छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। ये टाइम शॉर्ट किसको बोलते हैं? एक दिन का भी हो सकता है, एक घंटे का भी हो सकता है, एक मिनट का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है, दैट इज शॉर्ट टाइम। एक मंथ का भी शॉर्ट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां आपकी माइंडसेट सालों में जाती है, ठीक है, ऐसी कोई टाइम पीरियड किसी ने डिफाइन नहीं किया कि लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा का हो, ऐसा कोई किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। लॉन्ग टर्म यानी आपने उस शेयर की जो साइकोलॉजी बनाई थी वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई थी, आपने जो कंपनी की स्टडी करी थी वो लॉन्ग टर्म की करी थी, आपने कंपनी को देखा बहुत अच्छी कंपनी है, सालों चलेगी, तो वो एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट बनाया था। हो सकता है कि आपने 9 या 10 महीने 11 महीने बाद में उस शेयर को निकाल दिया, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म के लिए देखा था, तो आप फंडामेंटल की तरफ जाएंगे, टेक्निकल से ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है।
लेकिन फ़ायदा होता भी है, क्योंकि टेक्निकल्स अगर आपको आते हैं तो टेक्निकल के बेसिस पे राइट टाइम पे बाय करना और सेल करना आपको आ जाता है। Do not use technical analysis to identify long-term investment opportunities. Long-term investment opportunities are best identified using fundamental analysis, जिसका हमारा कोर्स हो चुका है कि लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे। ऑल्सो इफ यू आर ए फंडामेंटल एनालिस्ट, यूज टेक्निकल एनालिसिस टू कैलिब्रेट द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। लेकिन आपको टेक्निकल आता है फंडामेंटल के बाद में तो सोने पे सुहागा है। आप फंडामेंटल देख के बेस्ट कंपनी को चूज कर सकते हैं, उसके बाद में राइट टाइम पे कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, तो ये हमारे को टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि हमें किस टाइम पे इस ट्रेड के अंदर घुसना है। इस कंपनी को क्या होता है, कोई शेयर सीधे तो ऊपर बढ़ेगा नहीं, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो जब डाउन आया, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, हमने इस कंपनी को पिक कर लिया तो हमें फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। एक बजाय कि हम ऊपर लेवल पे जाके उसको बाय किए, फिर नीचे आया तो उसने 6 महीने बर्बाद कर दिए या 3 महीने बर्बाद कर दिए, तो वो थोड़ा सा फ़ायदा आपको कम मिलेगा। तो उस बेनिफिट को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है आपको, तो टेक्निकल एनालिसिस भी आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने समझा कि टेक्निकल एनालिसिस का फ़ायदा क्या है और दोनों में से बेटर कौन सा है, और दोनों आते हैं तो दोनों बहुत बेटर हैं। मतलब आप राइट टाइम पे पिक करना, एंट्री लेना, एग्जिट लेना। हो सकता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, आप उसमें एंट्री ले ली, 1 साल लिया शेयर को, 2 साल लिया, 3 साल लिया, लेकिन बाद में कंपनी इसका फाइनेंशियल थोड़ा सा गड़बड़ाने लगा, लेकिन ये टेक्निकल्स ने पहले ही रिफ्लेक्ट कर दिया शेयर पहले ही, तो आप जब फाइनेंशियल देख के फिर रिएक्ट करेंगे तब तक थोड़ी लेट हो चुकी होगी। तो टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी चीज़ आपको पहले से बता देता है, मार्केट का मूड, मार्केट का सेंटीमेंट्स, पब्लिक का सेंटीमेंट्स, किसी शेयर को लेके, पूरे मार्केट को लेके, दोनों चीज़ क्लियर हो जाती है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल्स के जो मेन चीज़ है वो है चार्ट्स, कि चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट्स कैसे देखते हैं। तो सबसे बेसिक चार्ट जो आते हैं वो आते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, लाइन चार्ट। ये लाइंस की फॉर्म में है, देख रहे हैं लाइंस, ये चल रही है, ये लाइंस। इस लाइन चार्ट के अंदर या यहाँ पे मार्केट में जो भी चार्ट चलेंगे उसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, सभी में ये चीज़ कॉमन है इन चार्ट्स में। यहाँ पे लिखा होता है प्राइस, यहाँ पे लिखा होता है टाइम, टाइम मतलब होता है डेज, मंथ, समझ लेना, मंथ लिखा है मैंने। तो ये तो होता है टाइम लाइन और ये होता है प्राइस लाइन। सपोज करो मैं किसी भी दिन की बात कर रहा हूं, ये वो दिन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो प्राइस था, तो यहां से हमें प्राइस पता चल जाता है और यहां से उस दिन का डे पता लग जाता है। या मंथ में बात चल रही है, जैसे ये वाला चार्ट है, ये मंथ में लिखा हुआ है, आपको इतना विजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये लिखा हुआ है, तो हमें पता लग जाता है जुलाई के अंदर ये था, जुलाई के अंदर भी देखेंगे तो हम ये था, चार्ट बन रहा है ऐसा। तो जो चार्ट है ये लाइन चार्ट है। वैसे आपको यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, मतलब नेक्स्ट डे की बात करें तो ये एक पॉइंट है, थर्ड डे ये पॉइंट बन गया, फोर्थ डे ये पॉइंट, इन पॉइंटों को मिला के एक लाइन बन जाती है। एक्चुअल में लाइन नहीं होती, पॉइंट्स होते हैं। हर डे का पॉइंट हो जाता है, हर वीक का एक पॉइंट हो जाता है। वीकली चार्ट देख रहे हैं तो हम, मंथली चार्ट देख रहे हैं तो हर एक मंथ का एक पॉइंट हो जाएगा कि इस मंथ में क्या प्राइस थी। जिस दिन की बात क्लोजिंग प्राइस का चार्ट है तो क्लोजिंग प्राइस पे क्या
पर्टिकुलर मंथ के एंड में जो 31 तारीख थी या 30 तारीख थी उस दिन क्या प्राइस थी और ये डे आ गया, यहाँ पे प्राइस आ गई, तो वो डिनोट कर देता है ये एक पॉइंट। इन पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बन जाती है टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में लाइंस नहीं होती, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं पर्टिकुलर डे के, पर्टिकुलर मंथ के, पर्टिकुलर वीक के। और इनको जैसे बचपन में एक अखबारों के अंदर एक पजल आती थी जिसके अंदर भालू बना हुआ होता था और नंबरिंग लिखे होते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, आप ड्राइंग बनाते रहते थे, उनके पीछे पीछे पेन चलाते रहते थे और फाइनली एक फ्लावर बन जाता है या भालू बन जाता था, बटरफ्लाई बन जाती थी। तो वो सेम यहाँ पे होता है, एक एक पॉइंट्स होते हैं ये पर्टिकुलर डे के, इनको मिला देते हैं तो लाइन बन जाती है। वैसे ये लाइन नहीं होती। तो ये लाइन चार्ट कैसे बनता है, इन पॉइंट्स को मिला के लाइंस की फॉर्म में एक लाइन चार्ट बन जाता है, ठीक है। तो लाइन चार्ट भी आप लाइन चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, जैसे एवरेज पढ़ेंगे, मूविंग एवरेज, तो वहाँ सब पे लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो लाइंस को आपको रीड करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कुल मिला के लाइंस कैसी चल रही है। बाकी आप ये कोर्स में यही चीज़ तो सीखने वाले हैं, राइट। तो लाइन चार्ट इज फॉर्म बाय प्लॉटिंग द क्लोजिंग प्राइस ऑफ ए स्टॉक। जो भी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है उसको प्लॉट करके लाइंस बन जाती है। जरूरी नहीं क्लोजिंग प्राइस हो, कहीं पे ओपनिंग प्राइस का भी चार्ट बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं, या मिड ऑफ द प्राइस जो भी दिन का पूरा मिड था, एवरेज प्राइस था, उसका भी एक चार्ट बना सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स बना सकते हैं। ये जो चार्ट है वो क्लोजिंग प्राइस का बना हुआ है। तो इसमें पर्टिकुलर मंथ का, जैसे ये मंथ का चार्ट है तो पर्टिकुलर मंथ के अंदर या डेज का चार्ट होगा ये, तो पर्टिकुलर डे में कहाँ पे क्लोजिंग हुई थी उन सब के पॉइंट्स बनाते गए और एक उनको फॉर्म करके एक लाइन बना दी। तो दिस इज लाइन चार्ट। नेक्स्ट कम्स बार चार्ट। ये बार चार्ट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस चार्ट के अंदर मैं एक बना के बता देता हूँ बार को। इस टाइप से एक लाइन है, यहाँ पे एक बना हुआ है और यहाँ पे एक बना हुआ है, ऐसा कुछ। या फिर ये लाइन यूँ भी हो सकती है, इधर बना हुआ हो और एक इधर बना हुआ हो, ठीक है। तो कुल मिला के एक बीच में स्टैंडिंग लाइन है और उसके एक इधर बनी हुई है लाइन और एक इधर बनी हुई है। तो ये वाली लाइन क्या शो करती है कि ओपनिंग प्राइस, मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हुई, और ये बताता है क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। सेम वे जो लेफ्ट हैंड साइड आती है ये ओपनिंग प्राइस बताती है और ये क्लोजिंग प्राइस। ये वाली जो मैंने बार बनाई है इसमें ओपनिंग ऊपर थी, यानी डे के, अगर पर्टिकुलर डे की बात करें और उस दिन ये ऐसा बार बना, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ था, या मार्केट की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक है वो यहाँ पे ओपन हुआ था, दिस इज द ओपनिंग प्राइस, और यहाँ पे जाके वो क्लोज हो गया, यानी उससे नीचे जाके उस दिन मार्केट नीचे गया, सेलिंग ज़्यादा हुई तो मार्केट की प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर ये ऊपर और ये नीचे क्या है, क्या जरूरत थी ऐसे बनाने की, कहाँ बनाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे होंगे, क्लियर कर देता हूँ, वेट। ऐसा है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इसके बाद में ये इसने हाई बनाया, प्राइस ऐसा तो नहीं है कि ऊपर आया और नीचे गया चला गया, हो भी सकता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे इस दिन की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो इस दिन मार्केट ने ऊपर भी गया था प्राइस, फिर नीचे आया, नीचे आके बहुत नीचे भी गया था लेकिन वापस आके यहाँ पे आके बंद हो गया। तो ऊपर का हाई और ये लो, ये एक कैंडल में हमें 4 चीज का डेटा मिल जाता है। मतलब पर्टिकुलर डे के अंदर ओपनिंग प्राइस क्या थी, क्लोजिंग प्राइस क्या थी, हाई क्या था और लो क्या है।
राइट। इस एक बार में हमें 4 डेटा मिल जाते हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। कि ओपनिंग प्राइस क्या रही, हाई क्या बना, दिस इज ओपनिंग प्राइस, दिस इज हाई, दिस इज लो एंड दिस इज क्लोजिंग। इस वाले चार्ट में बात करें तो ओपनिंग लो थी, थोड़ी मतलब नीचे था, और क्लोजिंग ऊपर हुई। मार्केट बहुत ऊपर भी गया था लेकिन वापस नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर गया। तो दिस इज हाई एंड हियर इज लो। सेम वे ये पूरे बार्स बने हुए हैं डिफरेंट। इसमें जैसे हम ये 19 लिखा हुआ है, 19 अक्टूबर है ये, 19 अक्टूबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये रहा, ठीक है। इसकी कैंडल आपको दिखेगी नहीं, ऐसे बनी हुई है, यहाँ पे और यहाँ पे और इधर यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो ओपनिंग प्राइस जो थी यहाँ पे, ये वाली, इसको यूँ लेके जाएंगे यहाँ पे तो 2700 रुपये कुछ मान लेता हूँ मैं अभी, ठीक है। तो 2700 रुपये पे 2700 ओपनिंग हुई इसकी 2700 रुपये पे, और हाई इसने कुछ भी बनाया 2750 का बनाया होगा, लो इसने बनाया 2700 पे ओपनिंग है तो इससे नीचे गया, ठीक है। और बाद में इसे थोड़ा सा ऊपर जाके 2720 पे मान लो, 30 पे मान लो, जो भी वहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंटर लेके जाएंगे जब हम चार्ट्स में, तब हमको एग्जैक्ट काउंट फिगर पता लगेगी। यहाँ पे लेकिन एक राउंड फिगर पता चल रही है कि इससे थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हुआ, इसका हाई बनाया था इसने, एक लो बनाया था, और फाइनली ये कैंडल उस दिन का पूरी जो समरी थी पर्टिकुलर डे की, वो पूरी समरी इस एक बार ने हमको पूरे डे की समरी बता दी, ठीक है। तो ये होते हैं बार चार्ट्स। ये हमारे ज़्यादा काम नहीं आएंगे क्योंकि हम आने वाले चार्ट्स बताने वाला हूँ मैं, उस पर हम ज़्यादा काम करेंगे, वो कैंडल स्टिक्स चार्ट्स होते हैं। लाइन चार्ट्स फिर भी हमारे काम आएंगे क्योंकि बहुत जगह सिंप्लिसिटी देखने के लिए हम लाइन चार्ट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन बार चार्ट्स का यूज़ हम ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए बार चार्ट्स भी कैसे काम कर रहे हैं। हाउ कम्स कैंडलस्टिक चार्ट। ये पूरे कोर्स के अंदर टेक्निकल एनालिसिस में हम बेसिकली कैंडल स्टिक्स को रीड करना सीखेंगे क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड है जिससे हम मेंटलिटी, साइकोलॉजी ट्रेडर्स की पता लगा सकते हैं, इसीलिए ये काफ़ी पॉपुलर है। तो कैंडल स्टिक्स चार्ट के अंदर यहाँ पे कैंडल्स देख रहे हैं आपके सामने, ग्रीन एंड रेड कलर की कैंडल्स बन रही है। सेम यहाँ पे नीचे टाइम बताता ही है, टाइम में भी इन डेज, मंथ, वीक, कुछ भी हो सकता है टाइम। ये प्राइस लाइन है P, ये टाइम लाइन है T। यहाँ पे आपको रेड कलर की और ग्रीन कलर की कैंडल्स दिख रही है, ये देता हूं मैं, ठीक है। तो इन कैंडल्स के बेसिस के ऊपर जो पूरे एक दिन की बात कर रहे हैं, मैं अभी जो बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं कोर्स, इसके अंदर हम एक कैंडल को पर्टिकुलर डे मानेंगे। हम मानेंगे कि ये कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट कर रही है, पर्टिकुलर डे को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस दिन क्या हुआ वो ये कैंडल बताती है। आप रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल्स, दो टाइप की कैंडल्स आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। रेड कैंडल्स वो कैंडल्स होती है जो बताती है कि डे के अंदर खून खराबा हुआ, यानी सेलिंग हुई, मार्केट नीचे आया पर्टिकुलर डे में। ग्रीन कैंडल बताती है कि मार्केट ऊपर गया, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे, लोगों ने बाइंग करी तो मार्केट ऊपर गया। तो एक कैंडल आपको पैटर्न बता रही है कि मार्केट नीचे आया या ऊपर गया, ओपनिंग उसकी कहाँ हुई, क्लोजिंग उसकी कहाँ हुई, ये सब हम यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न में सीखेंगे।
एक बेसिक कैंडल को लेते हैं हम। कैंडल हमारे को क्या बताती है? ये एक कैंडल है, ये जो पोर्शन है जो फिल किया हुआ है इसको हम बॉडी बोलते हैं, रियल बॉडी या बॉडी बोल सकते हैं। दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडल। ये अपर विक, ये लोअर विक। मोमबत्ती के अंदर जो विक होती है, ऊपर बत्ती निकली हुई होती है, दैट इज अपर विक एंड लोअर विक। इसको अपर शेडो भी बोलते हैं और इसको लोअर शेडो भी बोलते हैं। यहां पे जो मैंने कैंडल बनाई है ये एक ब्लू कलर की है, ब्लू या फिर ग्रीन। कलर डजेंट मैटर। कुछ चार्ट्स के अंदर ब्लू या ग्रीन कलर की होती है, वो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बताती है। रेड या ब्लैक कलर की होती है, वो नेगेटिव सेंटीमेंट्स बताती है। ब्लू, ग्रीन या वाइट कलर भी हो सकता है, ये पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बताती है। और जो ब्लैक कलर होता है या रेड कलर होता है वो नेगेटिव सेंटीमेंट्स बताते हैं। तो ये कैंडल बता रही है कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था पर्टिकुलर डे में, ओपनिंग इस प्राइस के ऊपर हुई, यानी यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, क्लोजिंग मार्केट की यहाँ पे हुई, दिस इज क्लोजिंग प्राइस। मार्केट की क्लोजिंग इस प्राइस के ऊपर हुई, यानी प्राइस यहाँ से शुरू हुआ था, एक बार नीचे गया, ये जो नीचे लोअर शेडो बनी है, लोअर विक बनी है, ये बताते हैं प्राइस इस लेवल तक नीचे गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, रुक नहीं पाया। बुल्स ने ताकत लगाई और मार्केट को वापस ऊपर खींच लाए, और बुल्स ने ताकत इतनी लगाई कि यहाँ तक बुल्स की ताकत चली और उन्होंने मार्केट को यहाँ तक खींचा, लेकिन फिर बेयर्स आ गए, बेयर्स ने अपनी ताकत लगाई और मार्केट को खींच के यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इस ओवरऑल डे के अंदर क्या हुआ, बुल्स की जीत हुई या बेयर्स की जीत हुई, कौन जीता? फाइनली इस कैंडल बता रही है कि बुल्स की जीत हुई, क्योंकि मार्केट प्राइस यहाँ था लेकिन इसको यहाँ पे लेके चला गए। तो ये एक फाइटिंग गेम है, बुल्स एंड बेयर्स की फाइटिंग होती है। यहाँ पे बुल्स बाइंग करते हैं, वो सभी लोग जिनके सेंटिमेंट्स में ये है कि शेयर को या पर्टिकुलर मार्केट को बाय करो, तो वो बुल्स साइकोलॉजी पे होते हैं, बुल होते हैं। और जो ये सोचते हैं कि मार्केट को सेल करो या पर्टिकुलर शेयर को सेल करो, तो वो बेयर सेंटिमेंट्स में होते हैं। तो यहाँ पे जो फाइटिंग होती है उसका फाइनल जो रिजल्ट निकला, कंक्लूजन निकला, वो एक कैंडल आपको शो करती है। ठीक है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, OHLC। एक कैंडल, ये मैंने एक कैंडल बनाई, ये लोअर विक या अपर विक, ये सपोज रेड कलर की बना दी मैंने, अब की बार रेड, ठीक है। ब्लू कलर से रेड कैसे बनाते हैं, रेड लिख दो तो रेड हो जाती है। तो ये रेड कलर की कैंडल है, रेड मानना क्योंकि रेड लिखा हुआ है, ब्लू कलर की नहीं मानना है इसको। ये कैंडल रेड है, यानी इसका ओपनिंग यहाँ पे हुई, ऊपर हुई ओपनिंग और मार्केट नीचे गया। खून खराबा बताया इसने, रेड ने बेयर बताया, और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई, यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई, ये ऊपर यहाँ तक गया तो ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। तो OHLC, OHLC, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। डेफिनेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही लिखा हुआ है। ओपन में लिखा है व्हेन द मार्केट ओपन्स फॉर ट्रेडिंग द फर्स्ट प्राइस एट विच अ ट्रेड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड ओपनिंग प्राइस। मार्केट जब ओपन होता है, जो फर्स्ट प्राइस होता है जिससे स्टार्ट करता है मार्केट ट्रेड करना, उसको ओपनिंग प्राइस बोलते हैं। मार्केट जब डे के एंड में क्लोज होता है, जो लास्ट प्राइस होता है जिसके ऊपर मार्केट बंद होता है, उसको क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। जो मार्केट डे के अंदर हाईएस्ट अचीव करके आता है, हाईएस्ट अटेन करके आता है, जिस मैक्सिमम प्राइस तक वो शेयर गया,
ठीक है, उसको अपन हाई बोलते हैं। पर्टिकुलर डे के अंदर जो लोएस्ट गया, जिस लोएस्ट प्राइस पे, अगर डे के एक कैंडल को पर्टिकुलर डे की कैंडल मान रहे हैं और उस डे की बात करेंगे तब हम कि पर्टिकुलर डे में जो लोएस्ट पॉइंट पे जो गया उसको हम लो मानते हैं। तो ये होता है OHLC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जब भी किसी कैंडल को देखेंगे तो हम ये चार चीज़ हमें पता लगनी चाहिए। हालांकि धीरे धीरे एक्सपीरियंस से हमें पता लग जाएगा, इनके फिगर्स एग्जैक्ट काउंटिंग मैटर नहीं करती। जब हम सारे कैंडल्स को एक साथ देखते हैं तो एक ओवरऑल साइकोलॉजी पता करनी होती है हमारे को कि ये कैंडल्स हमारे को क्या बता रही है। सारी कैंडल्स मिलके एक कुछ ना कुछ मैसेज देती है कैंडल्स, तो वो मैसेज देखना होता है। पर्टिकुलर कैंडल भी हमारे को क्या मैसेज दे रही है, वो ये मैसेज दे रही है कि मार्केट ने कितना ओपन, क्योंकि कुछ कैंडल्स ऐसे बनेगी, कोई छोटी बनेगी, कोई बहुत लंबी बनेगी। तो लंबी बनती है वो मैसेज देती है कि बहुत ज़्यादा बुल या बियर्स थे, मार्केट ने बहुत अपर हाई ओपनिंग की थी और लोअर क्लोजिंग करी। तो या फिर इसने डिफरेंस जो था ओपनिंग और क्लोजिंग का बहुत ज़्यादा है तो बड़ी कैंडल बनती है। जो ओपन और क्लोज का डिफरेंस कम होता है तो छोटी कैंडल बनती है। हाई और लो का जो डिफरेंस होता है वो ये बताती है। अगर हाई बहुत ज़्यादा गया था लेकिन क्लोज तो ये लंबी हो जाती है। तो ये कैंडल्स क्या करती है, पूरे डे का जो ट्रेडिंग पैटर्न रहा उसको बता देती है। दो टाइप की कैंडल्स होती है, रेड एंड ग्रीन। दिस वन इज द बेयर कैंडल एंड दिस इज बुलिश कैंडल। ये बुलिश कैंडल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है। ग्रीन क्यों बनी है, ऐसे ही नहीं बनी। ग्रीन इसलिए बनी कि इसकी ओपनिंग प्राइस जो है वो नीचे शुरू है, इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो ये है और क्लोज ऊपर हुई, यानी ये ऐसे चली ये कैंडल, यहाँ पे ओपन हुआ और ऊपर गई क्लोज, इसलिए इसको ग्रीन कैंडल डिनोट कर दिया। इसको रेड कैंडल इसलिए है क्योंकि इसकी ओपनिंग यहाँ पे, अब हर टाइम मैं एरो तो बनाऊंगा नहीं इसलिए इन्होंने कलर से डिनोट कर दिया। रेड कैंडल है तो कभी भी वो बताएगा नहीं कि इसकी ओपनिंग यहाँ पे है क्लोजिंग यहाँ पे है, लिख के कोई भी नहीं बताएगा आपको। लेकिन रेड कैंडल देखते ही समझ में आना चाहिए कि इसकी ओपनिंग ऊपर थी और क्लोजिंग नीचे है। मार्केट नीचे गया, शेयर नीचे गया, तो इसलिए रेड कैंडल बना दी। यहाँ पे ओपन जहाँ हुआ उससे ऊपर क्लोजिंग हुई तो ये ग्रीन कैंडल बना दी। ये जो पोर्शन होता है इसको अपन बॉडी बोलते हैं। दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडल। ये लो कहाँ तक गया, इसका हाई कहाँ तक गया, सेम, दोनों में सेम चीज होती है। ये जो विक बनती है WICK, बत्ती, जो कैंडल में बत्ती होती है उसको विक बोलते हैं। ये अपर शेडो डिनोट करती है और ये नीचे वाली लोअर शेडो। हमें पता लगता है कि इसकी अपर शेडो और लोअर शेडो क्या है, मतलब कितना नीचे तक गया ये शेयर और ऊपर कितना ऊपर तक गया। तो ये आई होप ये समझ में आया होगा रेड क्यों बनी, ग्रीन क्यों बनी। हम प्रीवियस पैटर्न पे चलते हैं वापस से एक बार, यहाँ पे आए हम। तो अब आपको ये पूरा समझ में आने लगा होगा थोड़ा थोड़ा। सिर्फ यहाँ पे ग्रीन थी तो ये ऊपर गई थी, यहाँ इसकी ओपनिंग हुई, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई। रेड है, ये रेड है तो इसका मतलब इसकी ओपनिंग यहाँ हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई। ये शेयर नीचे की साइड में आया, ये शेयर ऊपर की साइड में गया, ये शेयर ऊपर की साइड में गया, ये थोड़ा बहुत ही ऊपर गया, ये वाला ऊपर की साइड में गया। इसकी ओपनिंग ऊपर गया है लेकिन यहाँ से ओपनिंग हुई इसकी, मार्केट शुरू में नीचे आ गया था और नीचे से फिर ऊपर गया। ऐसे सेम वे ये ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर है क्योंकि ग्रीन है। तो यहाँ पे हमें ये लिखा हुआ नहीं है ओपनिंग कहाँ है क्लोजिंग कहाँ है, लेकिन हमें इस कैंडल को देख के ही समझ में आ गया कि यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है, ये इसका हाईएस्ट है, ये इसका लोएस्ट है। लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला इसका लोएस्ट है, ये इसका हाईएस्ट है।
तो इस तरीके से हम कैंडल्स को रीड कर सकते हैं कि ओपनिंग कहाँ पे हुई, क्लोजिंग कहाँ पे हुई। इसकी प्राइस पता करनी हो तो यहाँ पे प्राइस भी नहीं लिखी हुई, तो प्राइस कैसे पता चलेगी? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस लाइन में सीधे चले जाओ यहाँ पे, तो ये जो भी अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई होगी वो इसकी प्राइस होगी। इस कैंडल के सीधे नीचे आ जाओ, जो भी डे लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे 12 नवंबर लिखा हुआ है, यानी 12 नवंबर को ये ऐसी कैंडल बनी थी, तो ये कैंडल पता लग गया, ये इसकी प्राइस हो गई, ये इसका डे हो गया। तो ये टाइम बताती है ये लाइन, और ये वाली प्राइस बताती है। तो इस टाइप से हम पर्टिकुलर डे के इवेंट में क्या हुआ वो कैंडल्स को देख के पता लगा देते हैं। आई होप आपको अब कैंडल्स को देखना तो आ गया, प्राइस तो पता करना आ गया होगा कि सेम डे में हुआ क्या था, नीचे गया था मार्केट या ऊपर गया था। तो ये आपको ये बताता है। कितना इजी है ना कैंडल्स को। अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या है, हरे लाल हरे लाल हरे लाल ऐसे कुछ भी बना दिए, और पता नहीं इसको एनालिस्ट क्या पढ़ते हैं। जब आप पूरा ये कोर्स कर लोगे टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगेगा कि ये पर्टिकुलर डे में क्या समझाना चाह रहे हैं, और इससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलता है, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। आज का लास्ट टॉपिक है दैट इज टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम, ये क्या होता है टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम इज द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच वन चूज टू स्टडी अ पर्टिकुलर चार्ट। जैसे अभी तक मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था कि पर्टिकुलर डे का, ठीक है, ये पर्टिकुलर डे का बता रहा है, तो ये टाइम फ्रेम 1 डे का हो गया। कोई 1 डे के अंदर भी 5 मिनट्स का ही टाइम फ्रेम में देखते हैं चार्ट को, कोई 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम में देखता है, कोई 1 ईयर का टाइम फ्रेम में देखता है, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में। तो इस टाइप से टाइम फ्रेम्स होते हैं कि किस फ्रेम में आप टाइम को देख रहे हो। ये जो नीचे वाली लाइन थी ना चार्ट के अंदर, ये इसका टाइम फ्रेम क्या हो, दैट इज टाइम फ्रेम। जो पॉपुलर टाइम फ्रेम्स हैं वो ये हैं मंथली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स, डेली और एंड ऑफ डेट चार्ट्स। इंट्राडे के अंदर आते हैं 30 मिनट्स के, 15 मिनट्स के और 5 मिनट्स के। इंट्राडे वाले, उनको पर्टिकुलर डे का चार्ट कैंडल निकाल के दे दो, उनको बोला आप ट्रेड करो, तो उसको क्या पता, पूरा दिन का देख के थोड़ी बता देगा वो पिछले वाले दिन का, और आज की कैंडल बनी नहीं होगी क्योंकि डे ओवर नहीं हुआ। तो ऐसे केस में इंट्राडे करना है तो आपको टाइम फ्रेम और भी छोटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस क्या है? डेटा बताता है टाइम फ्रेम कि कितना डेटा आपको देखना है एट ए टाइम पे, ठीक है। साल भर का आप देख रहे हैं तो उसके अंदर 1 साल की कैंडल को एक ही कैंडल देख के आप पूरा साल भर का अनुमान नहीं लगा सकते। आप चाहेंगे कि उसमें 30 कैंडल बने या 12 कैंडल बने हर महीने की एक, तो आप उसको मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे और आप मंथली की स्टडी कर लेंगे। हाँ यार, अब कुछ डेटा समझ में आया। तो इसमें ये होता है जितनी ज़्यादा कैंडल्स बनती है उतना ज़्यादा डेटा रिलेवेंट होता है। हमारे पास डेटा जितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स बनेगी तो हम ज़्यादा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सिंगल कैंडल देख के कंक्लूजन कम निकलता है, ज़्यादा कैंडल्स देख के कंक्लूजन ज़्यादा निकलता है। तो सेम वे अगर इंट्राडे कर रहे हैं और 2 कैंडल बनी, उनको देख के कंक्लूजन निकालना हो तो ज़्यादा नहीं निकल पाता, तो हम 5 मिनट्स के ऊपर चले जाते हैं और 5 मिनट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स बनती है तो हम कंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लेते हैं। और भी हमको शॉर्ट टाइम करना होता है तो 1 मिनट के कैंडल्स पे चले जाते हैं, तो हर एक मिनट में क्या हुआ, क्या घटा, तो वो हमारे को ये कैंडल्स बता देती है। This is extremely crucial for your trading success because a successful trader looks for information and discards the noise. जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो इन्फॉर्मेशन को देखता है और जो नॉइज़ होती है, जो डेटा रिलेवेंट नहीं होता उसको डिस्कार्ड कर देता है, उसको भूल जाता है, ठीक है। यानी कि जो अगर चार्ट बना ये ऐसे 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 साल भर का चार्ट था, 1 ईयर का था ये 1 ईयर, तो इसके अंदर जो अप्स एंड डाउन जो छोटे छोटे का, ये आपके लिए नॉइज़ है। कंक्लूजन क्या निकाला आपने? कंक्लूजन ये निकाला कि ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। तो जो देखता है एनालिस्ट, वो क्या देखता है, वो ये लाइन देखता है, वो उससे उसको नॉइज़ है वो,
जो ट्रेडिंग हो रही थी छोटी छोटी, 1 साल के पीरियड के अंदर छोटी छोटी ट्रेडिंग हुई, वो उसके लिए नॉइज़ है। और जो बेसिकली फाइनली क्या अचीव किया इससे हमें मतलब है, तो ये उसके लिए रिलीवेंट डेटा है। तो टाइम फ्रेम में सेम वे, अगर वो और छोटे पे आ गया, वीक मंथ में आ गया, तो उसके लिए आवर्स एकदम नॉइज है। कैसे, ये सेम वही चार्ट है, ये 1 मंथ का है, हर 1 घंटे में क्या हुआ, 1 आवर में क्या हुआ, ये उसके लिए नॉइज है। उसको क्या मतलब है, उसको फाइनली मंथ का देखना है, बड़े लेवल में छोटी चीजें नॉइज होती है। समझ में आया नॉइज क्या होती है, कि अगर जो चार्ट आप बहुत लंबे पीरियड का देख रहे हैं, यानी आप 1 साल का चार्ट देख रहे हैं, उसमें 1 मिनट में क्या हुआ, ये आपको मतलब है, इससे क्या मतलब है, नॉइज है वो, उसको आप इग्नोर करोगे। जो चीज़ इग्नोरेबल पोर्शन होता है उसको हम नॉइज बोलते हैं। यहाँ भी चार्ट्स में जो छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स आए, जो इग्नोर करने लायक चीज़ें हैं, उनको हम नॉइज बोलते हैं। या ऐसे देख सकते हो आप कि 1 साल का चार्ट देख रहे हो, उसमें 1 घंटे की क्या वैल्यू है, 1 साल में 1 घंटे की कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो इग्नोरेबल चीज़ होती है, वो नॉइज होती है आपके लिए। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप देखना क्या चाह रहे हैं, कौन सा व्यू देखना चाह रहे हैं। करना तो आपको इंट्राडे है और आप देख रहे हो 1 साल का चार्ट, क्या कंक्लूजन निकाल लोगे 1 साल को देख के, जबकि आपको ट्रेडिंग तो 1 घंटे में करनी है, अभी डिसीजन लेना है, 1 घंटे में लेना है आपको डिसीजन। तो वहाँ पे आप पूरे 1 साल का चार्ट देख के कोई कंक्लूजन नहीं निकालोगे। तो इसलिए हम जो भी हमारे को देखना है, एक घंटे में डिसीजन लेना है, तो हम उससे छोटे चार्ट्स लेंगे, यानी 5 मिनट्स के लेंगे, तब उसको देख के हम स्टडी करके आगे कुछ रिएक्ट कर सकते हैं। हमें बहुत लंबे डिसीजंस लेने हैं तो हम 1 साल के चार्ट्स देखेंगे, 5-5 साल के चार्ट्स देखेंगे, राइट। तो दिस इज टाइम फ्रेम। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर में क्लोज करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक जो कैंडल्स क्या होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम इन कैंडल्स को ही रीड करना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कैंडल्स को कैसे देखते हैं, इनके बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकालते हैं, और जो एनालिस्ट होते हैं वो क्या किस टाइप से इसको कैंडल्स को रीड करते हैं, उनके क्या समझ में आती है इन कैंडल्स को देख के। क्योंकि वो जो सोचते हैं, अगर हम भी वही सोचेंगे तो हम सक्सेस कर पाएंगे। हम उनसे डिफरेंट सोचेंगे, अलग चलेंगे, तो हम सक्सेस कभी भी नहीं कर पाएंगे। थैंक यू गाइज, आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा लेक्चर। बाय गाइज।